नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार। खुश हो जाइए कि केवल यूपी में ही चंदा चोरी नहीं होती, गुजरात में भी होती है। माल भगवान का वहां भी गायब होता है। चंदा चोरों को बचाने के लिए सरकार अड़ जाती है, जुट जाती है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की है। आपको लेके चलता हूं सीधा केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ये आज गोवा वाली शर्ट आपने पहनी हुई है और मुझे लग नहीं रहा आप मुंबई में है, क्योंकि मुंबई के नजदीक ही गोवा है और मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो लग रहा है छुट्टी मनाने आप गोवा में हैं। वो और पिक्चर आई थी शर्ट जब मुंबई टू गोवा, पिक्चर भी हाँ, आई थी। मुंबई टू गोवा है, उससे आप प्रभावित दिखाई दे रहे हैं मुझे वैसे। आज मैं मलिक साहब इसलिए खुश हूँ कि अब मामला हाँ। बराबर का हो गया। मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता था कि माल कमाएगा गुजरात का भाई, घंटी बजाएगा यूपी बिहार का भाई। और होता ये था कि राम मंदिर बन रहा हो, मथुरा बन रहा हो, इलाहाबाद बन रहा हो या बनारस में काम हो रहा हो, ठेकेदार होते थे गुजरात के। चंदा चोरी हो गई हमारे, हमें बड़ा बुरा लगा। लेकिन आज गुजरात का मामला बैलेंस हुआ। खबर आई है कि गुजरात के अंबाजी मंदिर में वहां भी माल चोरी हो गया। लोगों ने चढ़ाया पैसा और फिर उसके बाद में मामला गायब। तो अब यूपी में ही भगवान जी की चोरी नहीं हो रही, गुजरात में भी हो रही। तो क्या ये जो यूपी है ये गुजरात संस्करण का एडवांस है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसआईटी की रिपोर्ट कल शायद आ जाएगी। बच्चा बच्चा जानता है कि चंपत राय को बचाया जाएगा, नृपेंद्र मिश्रा को बचाया जाएगा, क्योंकि एसआईटी की जो जांच कर रहे हैं वो भाई साहब कमिश्नर थे प्रयागराज में। उन्हीं टाइम में जब भगदड़ हुई थी तो ऐसे छांट छांट के रखे गए हैं जिन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 420 का मुकदमा दर्ज हुआ। तो मुझे पूरा यकीन है कि एसआईटी की रिपोर्ट बताएगी चंपत राय बड़े ईमानदार हैं, बड़े निष्ठावान हैं, नृपेंद्र मिश्रा दूध के धुरे हैं। हो सकता है ये भी कह दें कि ये तो बिल्कुल भगवान राम जी के बिल्कुल अनन्य भक्त हैं। राम जी तो डायरेक्ट सपनों में आते थे, क्योंकि चंपत राय कह चुके हैं कि मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस तरह की उन्होंने भाष्यकार बोली थी, भगवान बता दिया था उन्होंने। क्या लग रहा है आपको, ये गुजरात में जब चंदा चोरी का माल चोरी का मामला सामने आ गया, तो अब यूपी और गुजरात का बैलेंस हो गया ना? आप तो ये नहीं कह सकते यूपी में ही भगवान जी की चोरी होती है, तो गुजरात में भी शुरू हो गई। आपका कमेंट। संजय जी देखिए कि आज यूपी के और गुजरात के दो बड़े नेताओं की मीटिंग दिल्ली में हुई है। और जो चर्चा आपने बताई है इस पर भी कुछ डिस्कशन लगता है हुआ है कि अमित भाई शाह देखो और मामला। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग ना। जी जी जी। तो अब ये हुआ कि भाई देखो मामला बराबर है। अब आप जो है हमें ये नहीं कह सकते कि आपके यही मामला हो रहा, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, आपके यहाँ भी हो रहा है। आपकी बात में आगे कर दी है जो आप कहना चाह रहे हैं। ये सब जगह है। ये किसी मंदिर में मामला ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है। कि राम मंदिर का मुद्दा बड़ा था इसलिए खुल गया है। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी में आज जिस प्रकार से तबाही माम मचा हुआ है, अगर आप पिछले 3-4 दिनों से देखो, प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, वो दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में आके उनको समझ नहीं आ रहा है कि किधर से शुरू करें। जो पिछले 10-15 दिन से लगातार चर्चाएं चल रही थी कि बस मंत्रिमंडल का रिसफल आज हुआ, कल हुआ, तो मंत्रिमंडल का रिसफल अब टल गया है। वो अब सितंबर में होगा। तो अब जो पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें नए तरीके से चीजों को अमित शाह जी करने की कोशिश करेंगे। जो परिसीमन वाला बिल महिला बिल में लपेट कर लाने की कोशिश थी वो शायद इस बार की जाएगी। और इस बार ये देखा जाएगा कि विपक्ष का क्या रोल रहता है। लेकिन आज संजय जी दिल्ली में जो चीजें हुई हैं और दिल्ली जिसको महसूस कर रही है और हम भी महसूस कर रहे हैं, बहुत भावुक पल है दिल्ली में आज। दिल्ली में जो सोनम वांगचुक है उनकी स्थिति बहुत खराब है। लगभग 8.5 किलो वजन उनका कम हो चुका है। जंतर मंतर पे उनका कोई सुध लेने, उनका कोई बात करने, उनका कोई कुछ करने सरकार का कोई नुमाइंदा जा नहीं रहा है। और आप जानते हैं कि जंतर मंतर से चंद कदमों की दूरी पे होम मिनिस्टर का ऑफिस है, होम मिनिस्टर का घर है, प्रधानमंत्री का घर है, तमाम मंत्री वहां रहते हैं। कई मंत्री तो जंतर मंतर पे ही रहते हैं, वो भी जा सकते हैं, पैदल चले जाएं वो भी नहीं जा रहे। आप ये देखिए कि इससे दिल्ली बहुत भावुक है। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो वहां पे अभिषेक दीप के हैं या दूसरे जो छात्र हैं, उन्होंने भावुक अपील भी की है, समझाने की कोशिश भी सोनम वांगचुक को की है। लेकिन उसने ये कह दिया है कि भाई मुझे आप अनशन तोड़ने के बारे में मत कहो,
हो सकता है कि मेरी मौत ही तुम लोगों के काम आ जाए, तो वो मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात संजय जी ये है कि ये सरकार कितनी निरंकुश है, कितनी तानाशाही चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फर्क इस चीज से पड़ रहा है, क्योंकि इनके अपने ही मामले इतने हैं। चोरी का भी इनको चंपत राय को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। भाई सोनम वांगचुक बचे ना बचे, चंपत राय को बचाना जरूरी है, क्योंकि उनकी जिंदगी कीमती है। और सोनम वांगचुक जैसे लोग तो बहुत हैं। बाकी देश के लिए हो सकता है सोनम वांगचुक जो है कीमती हो, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो देश के लिए हो सकता है कुछ अच्छे हो। भारतीय जनता पार्टी के किसी काम के नहीं है वो सिर्फ सिरदर्दी पैदा करने वाले हैं, इसलिए चाह रहे हैं निपट जाए तो ठीक है। वो पहले व्यक्ति नहीं है सोनम वांगचुक। जो अभी मेरी नजर में आ रहा है तुरंत, अगर कुछ सालों पहले की बात करें, आपने भी सुना होगा, उत्तर प्रदेश का ही मामला है। जीडी अग्रवाल जी होते थे, प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और वो अपने बेटे की नौकरी के लिए सरकार से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। उनके बेटे की परीक्षा रद्द नहीं हुई। वो गंगा माँ जिनको अभी बुलाया था ना किसी को गुजरात से कि मुझे माँ ने बुलाया है, उस माँ की आबरू बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे वो। और उनको लड़ाई लड़ने के लिए उनकी सुध लेने कोई नहीं गया, और आखिर वो मौत के मुंह में चले गए। तो ये तो क्रांतिकारी लोग हैं जो आपके सामने बैठे हैं, जिनको माँ ने बुलाया था। उसी माँ की आबरू ये लोग नहीं बचा पाए। तो ऐसे में दिल्ली बहुत भावुक है संजय जी। दूसरी बात यह है कि क्या सवाल उठने लगे हैं, क्या सरकार इतनी निरंकुश है? हम तो ये पढ़ते हैं इतिहास में कि कई बार महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, और अंग्रेज थे वो तो हमारे इतने बड़े दुश्मन थे, फिर भी वो डर गए और वो आ गए महात्मा गांधी का आमरण अनशन तोड़वाने के लिए, और उनकी मांगे मान ली, और महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। क्या उससे भी बड़े दुश्मन है क्या ये देश के? अरे भाई, सोनम वांगचुक आपसे क्या मांग रहा है? सोनम वांगचुक ये मांग रहा है जो 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। और संजय जी एक सवाल मैं और यहाँ पे कहना चाहता हूं, हो सकता है कई लोगों को खराब भी लगे। आज जो 22 लाख बच्चों की परीक्षा रद्द हुई थी, उसमें कई सारे बच्चों ने परीक्षा दोबारा भी दे दी। वो क्या 22 के 22 लाख बच्चे, मैं नहीं कहता सब दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन क्या सोनम वांगचुक के साथ कहीं खड़े दिखाई देते हैं? या सिर्फ ये चंद सैकड़ों बच्चे हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं? 17-18 बच्चे थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी वांगचुक के साथ, और 2 दिन पहले कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हो गए। कई नहीं झेल पाए भूख को, कई की तबीयत खराब हो गई, कई सीरियस हो गए, तो उन्होंने लगभग जब हॉस्पिटल में ही चले गए तो उनका आमरण अनशन खत्म हो गया। कई वापस आ गए, कई को मना लिया गया, लेकिन वांगचुक नहीं मान रहे हैं, और बच्चे परेशान हैं। जो 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के बच्चे हैं, उनकी मनोदशा क्या होगी? वो क्या सीख रहे होंगे? उनके दिमाग में क्या आ रहा होगा? उस सरकार के प्रति उनके विचार क्या बन रहे होंगे? वही तो देश का भविष्य है। जिन बच्चों ने परीक्षा दी थी वही तो आगे चल के देश को चलाने का काम करेंगे। तो क्या हम उनको एक विशेष योगदान के लिए ट्रेंड कर रहे हैं? हम उनको एक विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हमें सुनने की जरूरत नहीं है? सरकार क्या जताना चाहती है? लेकिन राहत की बात ये आ रही है कि संजय जी, सबने अपील की है, हम जैसे लोग भी अपील कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, मैं खुद भी सोनम वांगचुक जी को कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप शहीद भी हो जाते हैं तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपना अनशन खत्म करें, और ठीक है, आप धरना चलाते रहिए, धरना चलता रहे, लेकिन आप आमरण अनशन खत्म करिए, क्योंकि ये सरकार की ना आंख है, ना कान है, ना आंख है, और ना इसकी आंखें हैं, ना मुंह है इसका। तो ऐसे पत्थरों से टक्कर मारने से कोई फायदा नहीं है। आपने तो देखा था पिछले दिनों जब इनके स्टेट में हुआ था, लद्दाख में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ऑटोमेटिकली आग लग गई थी। आपको तो याद ही होगा, बहुत सारी चीजें हुई थी। सोनम वांगचुक जेल भी गए थे, तो कुछ हुआ तो है नहीं आज तक। तो इसमें भी कुछ होगा, उम्मीद हमें बहुत कम है। दूसरी बात यह है संजय जी कि राहत की खबर कुछ ये चर्चा है, अभी कंफर्म खबर तो मुझे ऐसी नहीं आई है कि ये खबर किसी ने राहुल गांधी तक पहुंचाई है। तो राहुल गांधी हो सकता है कि कल या आज रात को सोनम वांगचुक का आमरण अनशन तुड़वाने की कोशिश करें। अब वो आमरण अनशन तुड़वा पाएंगे या वांगचुक तोड़ पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक इस तरह की चर्चा भी दिल्ली में चल रही है। जी।
ठीक बात है। और सोनम वांगचुक देश के लिए एक कीमती शख्स हैं। सरकार भली उन्हें आतंकी माने, जेल भेज दे, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि उस आदमी का सम्मान पूरी दुनिया में कितना है। वो पर्यावरण की लड़ाई लड़ते हैं, वो बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते हैं, और सरकार को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। सरकार को तो तब भी सुनाई नहीं पड़ता था जब लाखों किसान सड़कों पर थे, सैकड़ों किसानों ने अपनी जान दे दी। लेकिन चुनाव आया तो विश्वगुरु ने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए मैं ये बिल वापस लेता हूँ किसानों वाला। उधर ऑस्ट्रेलिया में सांप की फिर फजीयत, एक तो बड़ी समस्या ये हो गई है, ऐसा पता नहीं कौन सा ग्रह अटक गया है सांप की जिंदगी में, जहां जाते हैं वहां फजीयत। मेल वन में ये सामने आया कि 7 चार्टर्ड प्लेन से भर भर के लोग बुलाए गए थे, पैसे दिए गए थे, मोदी मोदी के नारे लगने हैं। हालांकि आयोजकों ने कहा है, कांग्रेस माफी मांगे, हमने पैसे नहीं दिए थे। अच्छा है ये दावा भी पेश कर दे कि हमने चार्टर्ड प्लेन बेच के लोग बुलाए भी नहीं थे। जा रहा हूं मैं ऑस्ट्रेलिया, इसी महीने जा रहा हूँ, यही पड़ताल करने जाऊंगा, पड़ताल करूंगा ऑस्ट्रेलिया में जाके। और दूध का दूध, पानी का पानी लाऊंगा। मैंने तब भी पड़ताल करने बहुत मजेदार कांड में गया था, जब अतीक को लाया गया था, तो ये कहानी बताई गई थी, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहानी बताई थी कि साहब अतीक जो था वो अहमदाबाद की जेल में रहकर ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार मंगाता था। मैंने एक वीडियो बनाया था तब केपी मलिक साहब की, जिस गुजरात मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि वो गुजरात की जेलों में तो पाकिस्तान से डायरेक्ट ड्रोन से हथियार आ जा रहे हैं। तो मैं अहमदाबाद जेल पे गया था, और मैंने अहमदाबाद के जेल के गेट पे खड़े होकर कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात पुलिस की पोल खोल रही है। उसके बाद चुप हो गई थी सरकार, बड़ी फटकार पड़ी थी पीएमओ से। दोबारा सेम मामला सामने आ रहा है। मेल वन में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बहुत बुरी तरह फजीयत हुई। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं, जरा सिडनी के लोगों से मिलूं, पूछूं कि हमारे विश्व गुरु आए थे तो क्या क्या हुआ। और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों से मैंने रिक्वेस्ट की है कि कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें, और मैं मिलूंगा आके उनसे और पड़ताल करूंगा कि विश्व गुरु ऑस्ट्रेलिया में क्या करने गए। फिर दुनिया भर में इतनी फजीयत क्यों होती है दौरे की? आखिर ऐसा विश्व गुरु जी क्या खेल खेलते हैं जिससे इतनी फजीयत हो जाती है? आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, ये प्रधानमंत्री जी ने कोई पहली बार इस तरह की स्थिति करी हो, पहली बार कोई चीजें करी हो, ऐसा नहीं है। अब चीजें ज्यादा खुलने लगी है। आपने देखा पिछले दौरे में नॉर्वे में जिस प्रकार से घटना हुई, उससे पहले भी एक जगह घटना हुई थी अमेरिका में या कहीं दूसरे देश में। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा इस तरह की घटना हुई है, लेकिन इनको इस चीज का कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनको तो आपको पता है कि बेशर्मी है, कोई कुछ भी कहता रहे, स्वीकार भी कर लेते हैं। इनकी पार्टी में एक से एक क्रांतिकारी है, क्योंकि वो चर्चा चलती है ना इनके यहाँ माफी भीड़ वाली, बाद में माफी मांगो तो क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ ज्यादा हाइप हो। आपके जो एक दोस्त हैं क्रांतिकारी, जो अक्सर हम चर्चा करते हैं, जो 900 बार बता रहे थे कि अखिलेश को फोन आए थे टिन्नू यादव के, तो उन्होंने माफी मांग ली। और जिन्होंने उनको देख के कुछ जोश में आके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो कुछ आए थे, वो भी माफी की लाइन में लगे हुए हैं। निशिकांत तो निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं ना आप? निशिकांत दुबे की जी जी महान जी सांसद, निशिका, जी आपके जी बालियान साहब, जिन्होंने आपके बालियान साहब की बैंड बजा दी। उन्हें भी चले के झाड़ पे चढ़ा के उन्हें भी निपटा दिया। तो वो निपटाने का काम करते हैं लोग। तो इसलिए क्या है कि वो माफी की लंबी लाइन लगी हुई है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। संजय जी, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं। अगर आप उनके दौरे का आकलन करेंगे, कितनी यात्राएं वो कर रहे हैं, आके क्या देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि भाई मैं 3 देशों में गया था, मैं ये समझौते करके आया हूँ, इससे भारत को ये फायदा होगा, ये चीजें हम इंपोर्ट करेंगे, ये चीजें हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, है कुछ बताएं इस तरह का। लेकिन कुछ हो कहीं तो बताएं, वो तो अवार्ड देने गए थे। अब उन्होंने तो वहां वो बताया, मफलर दिखाया है, 25 साल पहले उनको मफलर किसी ने दिया था, वो उन्होंने दिखाया वहां पे। अब बताइए, आप 25 साल पुरानी कोई शर्ट आपने संभाल कर रखी हो तो दिखाइए। मोदी जी के पास तो 25 साल पुराना मफलर भी है। और मोदी जी का अगर विश्लेषण ढंग से किया जाए, वो तो भिक्षा मांग के जो है और चाय की दुकान पे काम करके वहां तक पहुंचे थे, तो उस दौरान वो वहां भी चले गए ऑस्ट्रेलिया और मफलर भी ले आए। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये जुमलेबाजी चलती रहती है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जनता धीरे धीरे चीजों को समझ रही है, ये मैं आपको बता। देखिए, आप एथनॉल का मुद्दा देखिए, जनता को बेवकूफ बनाने वाला।
आप राम मंदिर वाला देखिए कि जिसपे आपने भी एक वर्ड कहा कि मैं वहां जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया और दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। ऐसे ही आपके जो सोटे वाले बाबा उन्होंने भी कहा था बस मुझे मात्र 15 दिन का टाइम दीजिए और फिर देखिए मैं कैसे जो है राम भगवान का दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। तो वहां भगवान जो है वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी तराजू लेके बैठे हुए हैं कि बाबा आएंगे और कुछ जो है दूध इधर डालेंगे और पानी इधर डालेंगे, फिर हम तोल के देख लेंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, वो तो वहां नतमस्तक हो गए दिल्ली जाके। चंपत राय को बचाना है, इसकी रणनीति अब चल रही है कि कैसे इनको बचाया जाए। आप ये देखिए संजय जी, 1 महीने से ज्यादा हो गया, लगभग 1.5 महीना होने वाला है, हमारे जो महामानव है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। मोहन भागवत जी का मुंह नहीं खुल रहा है। चंपत राय जी हटने को तैयार नहीं है, इस्तीफे ले लो, SIT आ जाओ, CIT आ जाओ, GIT आ जाओ, हटने को तैयार नहीं है मंदिर पर। और ये कहते हैं आओ देखते हैं कौन हटाएगा, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। बीच में किसी ने चलाया था कि राव साहब को हटा दिया गया है। राव साहब ने कहा किसने हटाया, हम तो यही हैं, बताओ कहाँ हटाया। चढ़ गए मीडिया के ऊपर। अनिल मिश्रा कह रहे हैं हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं। तो ये तो दादागिरी होगी, हट ही नहीं रही है। तो जब ये नहीं हट रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान क्यों हटे? धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं हम भी नहीं हट रहे। तो इसलिए क्यों अब ये सारी चीजें क्यों है? ये बेशर्मी कहां से आ रही है? ये क्यों आ रही है? ये क्या हो रहा है? हम बार बार जिक्र करते हैं कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। अब ट्रेन का लोको पायलट तो कोई और था और इस्तीफा लाल बहादुर शास्त्री दे रहे थे। वहां आपके इलाहाबाद में अभी 2013 का किस्सा है, बहुत बड़ा रेल का एक्सीडेंट हुआ और कई लोग मारे गए। इस्तीफा दिल्ली में पवन बंसल का हो गया। आतंकवादियों ने हमला कर दिया मुंबई के ताज होटल पे, मुंबई के स्टेशन पे, और इस्तीफा यहाँ पे गृह मंत्री का हो गया दिल्ली में। ये कैसे होता है? लोग मर रहे हैं मुंबई में, लोग मर रहे हैं वहां इलाहाबाद में, और इस्तीफे हो रहे हैं दिल्ली में। तो ये इस्तीफे इधर क्यों नहीं हो रहे राम मंदिर में और शिक्षा मंत्रालय में और पेट्रोल मंत्रालय में, जब इथेनॉल पेल रहा है लोगों को? और जो है वो अब्दुल टाइट है और हमसे बिल ले रहा 20 लाख का, 20,000 का। इधर इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे? ये गडकरी जी की सड़कों में 2-2 फीट के, 4-4 फीट के गड्ढे ऐसे कैसे हो गए? 12,000 करोड़ की सड़क बनती है और 12 फीट का गड्ढा हो जाता है उसमें। इनके इस्तीफे क्यों नहीं होते? ये क्या परिणति आ गई है संजय जी? ये क्या चल रहा है? आप तो हमेशा कहते हो कि ऊंट पे बैठे हो को कुत्ता काट लेता है, यहाँ तो कुत्ता उछल ही नहीं पा रहा है, ऊंट चल रहा है आराम से। तो ये कब होगा? तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। और आज तो विपक्ष पे भी तरस आने लगा है, विपक्ष भी थक गया है। ये तो थका के मारते हैं। अब ये विद्यार्थी थक जाएंगे बेचारे, वो तो किसान थे, वो थके नहीं। उन्होंने अपने ट्रैक्टर यहीं खड़े कर लिए लाके, यहीं अपना अनाज रख लिया, यहीं रोटी बनाए खाए, 13 महीने निकाल दिए। उनको तो आदत है भाई, तीनों मौसम गुजरे उनके ऊपर तगड़े, ठंड गर्मी बरसात, तीनों वो झेल गए किसान। और बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, क्योंकि तपस्या करने गए थे वहां पे केदारनाथ, तो मेरी तपस्या में कमी रह गई, इसलिए मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। आप जाइए, मैं GST करता हूं। उस GST पे जो अपना ये क्या MSP की गारंटी देने की बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं MSP पे एक कमेटी बनाता हूं। और संजय जी वो कमेटी बन गई थी 2022 में, आज 26 चल रहा है, एक मीटिंग नहीं हुई है, एक कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। हाँ, उस पर लाखों रुपए खर्च हो गए मीटिंग पे, चाय नाश्ते पे और उनकी यात्राओं पे, अभी तक रिपोर्ट कोई नहीं आई। तो किसान भटक रहे हैं। किसानों को भी पता है कि जो टेम्पो आंदोलन का बना था वो दोबारा बन ही नहीं सकता। तो ये तो थका के मारते हैं, चाहे विपक्ष हो, चाहे सियासी दल हो, चाहे कोई धरना दे रहा हो, चाहे कोई आंदोलन अनशन कर रहा हो। थका दिया ना आपके वामचुक जी को। विद्यार्थी भी थक जाएंगे, छात्र कितने दिन तक बैठे रहेंगे? कितने छात्रों के माँ बाप जंतर मंतर पे आज बैठे हैं। दिल्ली से कई लोग गए हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई। मैं थोड़ी देर के लिए गया था, पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है। वो वहां पे कहते हैं भैया बरसात आ रही है, हम तिरपाल ले जाए। बोले नहीं, तिरपाल नहीं ले जा सकते आप। दिन में धूप निकल रही है, तेज धूप पड़ रही है। बोला भैया हम तिरपाल ले जाए, ढक ले, धूप आ रही है। बोला नहीं नहीं, वहां नहीं जा सकती, ऊपर से आदेश है। पुलिस पानी तक नहीं जाने दे रही है उनको पीने के, इतना प्रताड़ित कर रही है। फालतू लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा।
तो आप अगर इतना इतना जो है दमन चक्र चला रहे हैं, तो आज तो लोग अंग्रेज सरकार को याद कर रहे हैं। क्यों आप इतना डर रहे हैं इससे? अरे करने दीजिए जंतर मंतर का आंदोलन। आपको भी तो करने दिया था रामलीला मैदान में, तो आप क्यों नहीं करने दे रहे? तो कहीं ना कहीं डर है, इसलिए नहीं करने दे रहे। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं डर है। उधर दिल्ली की सत्ता बदल रही है। मुझे लगता है कि अमित शाह जिस तरह से अब पॉलिटिकल फैसले ले रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को अपने घर पे बुला लिया, शिंदे, बागी सांसद उद्धव के सब अमित शाह के घर पे। मोदी जी बस विदेश जाते हैं, मेलोडी चॉकलेट खाते हैं, पुरस्कार लेते हैं और टाटा बाय बाय कर देते हैं। क्या लग रहा है कि अब पावर सेंटर पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है? योगी को बुला के समझा दिया गया है कि अब अगले बॉस अमित शाह हैं, सलाम अमित शाह को करना पड़ेगा। तो अमित शाह अगर आ गए हैं तो क्या गडकरी की वाकई तेल के खेत में छुट्टी हो जाएगी? गडकरी साहब हड़का रहे थे एबीपी की संपादक को, ऐसे सवाल मत पूछो, वैसे मत पूछो, आज तक की तरह रहो, जो हमारा आराम से डैमेज कंट्रोल करते हैं, बार बार इंटरव्यू 10-10 बार चलाते हैं। दिल्ली की सत्ता में क्या होने जा रहा है? अमित शाह बिग बॉस हो गए हैं, स्थापित हो गए हैं, क्या लगता है? संजय जी, देखिए, एक तो गडकरी जी से हमें इस बात की नाराजगी भी है, बल्कि एबीवीपी वाले खुश हैं थोड़े, आज तक वाले नाराज हैं कि उन्होंने उनको तो वैन में इंटरव्यू दिया, आज तक वालों को, और एबीपी वालों को उन्होंने चार्टर्ड प्लेन में बिठा के घुमाया और इंटरव्यू दिया, और वह दिखाया कि जो चार्टर्ड प्लेन है उसका एवरेज अच्छा आता है एथनॉल डाल के, और वैन में चल के भी गडकरी जी ने दिखाया। तो एक तो ये ऐतराज है कि भाई आप जो है सबके साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? या तो आज तक वालों को भी चार्टर्ड प्लेन में बिठाते आप, और या फिर एबीपी वालों को भी वैन में बिठा के इंटरव्यू देते, क्योंकि आप वैसे कुर्सी पे बैठ के तो इंटरव्यू दे नहीं सकते आप, क्योंकि समय नहीं है आपके पास, आपको तो सड़कें नापनी है, सड़कें बनवानी है। खैर, आप जो बात कर रहे हैं अमित शाह की, जो पिछले दिनों सबसे बड़ी घटना आई है, चर्चाएं तो संजय जी बहुत दिनों से चल रही है, हम आप भी चर्चा करते हैं, और दिल्ली के लुटियंस जोन में भी चर्चा चलती रहती है, लेकिन जो खुल के बात आई है, वो दो बड़ी घटनाएं हमने पिछले दिनों देखी, जिसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जो खासम खास हैं अमित शाह के, भूपेंद्र यादव, उनके स्टाफ को एकाएक हटा दिया गया, और भूपेंद्र यादव की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताते हैं। तो ये क्या कारण है? दूसरा कारण ये है कि जो घटना मध्य प्रदेश में घटी है, मिश्रा जी वाली और सीएम मोहन यादव वाली, वो भी कहीं न कहीं मामले को जताती है कि पावर सेंटर बदलने वाला है या बदल चुका है, और सत्ता जोर आजमाइश चल रही है। और दूसरा ये था कि मैंने आपको पहले पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर उस समय रिसफल की बात चल रही थी, हमने ये कहा था कि रिसफल होते ही हम बता देंगे कि कौन काबिज है सत्ता पर, किसकी ज्यादा चल रही है। सीधा सीधा फॉर्मूला था। अगर अमित शाह के चहेते लोग मंत्रिमंडल में ज्यादा दिखाई देते हैं, तो प्रतिनिधित्व अमित शाह का ज्यादा है, और अगर मोदी जी के करीबी लोग ज्यादा आते हैं, तो इसका मतलब अमित शाह की ज्यादा नहीं चल रही है। लेकिन वो मौका तो अब मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो तो टल गया है अब तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से हम पिछले दिनों सारी चीजें देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, वो ज्यादातर विदेश में रह रहे हैं, और ना कोई वक्तव्य आ रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं, ना कोई डिसीजन उनके दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अमित शाह पावरफुल हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे चर्चाएं चल रही है कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद सबसे बड़े दावेदार जो हैं वो अमित शाह हैं। दूसरे लोगों का नंबर बहुत दूर है, और जो आसपास दिखाई देगा उसकी, जैसे आपने देखा होगा ना कि वो गांव में छांटने के लिए दराती एक रखते हैं, और वो माली रखता है ना कैंची काटने वाली, तो मोदी जी इनके साथ अमित शाह के पास बड़ी कैंची है, कुतरने के लिए, कतरने के लिए, तो ऊपर कतर देते हैं, तो वो आसपास फटकने भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि महत्वपूर्ण स्थिति में अमित शाह है और पावरफुल हुए हैं, और मोदी जी जो है अभी थोड़े बैक फुट पर दिखाई दे रहे हैं। जी। देखो ठीक है ना, एक अभिषेक उपाध्याय बहादुर पत्रकार है, उसने एक ट्वीट किया है कि वो कौन सा बड़ा राष्ट्रीय न्यूज चैनल है जिसके नेशनल और रीजनल नेटवर्क से लगभग दर्जन भर एंकरों को ऑफ एयर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने इंस्टा पेज पर एथेनॉल के माइलेज पर असर को लेकर आलोचनात्मक वीडियो बनाए थे। साथ ही एथेनॉल के विरोध में 15 जुलाई के भारत बंद की चर्चा को अपने इंस्टाग्राम पर जगह दी थी।
एचआर ने बुलाकर सारे वीडियो डिलीट कराए हैं, रुपए पैसे की ट्रेल भी चेक की गई है, उनके मोबाइल भी चेक किए गए हैं और वार्निंग के संग उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है। सोशल मीडिया टीम में भी ऐसे ही हुआ है। परिणाम यह है कि रीजनल नेटवर्क पर कुछ ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो एकदम नए हैं। दुविधा यह है कि एथेनॉल पर वीडियो बनाने वालों को ऑफ एयर भी करना है और चैनल भी चलाना है, इसलिए नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। कहते हैं इस दौर की मीडिया से कहीं ज़्यादा रीढ़ तो परचूनों की दुकानों पर मिलती है, जहां दुकानदार घुन लगे आटे की भी कदर करता है। विलियम शेक्सपियर की एक लाइन लिखी है उन्होंने, और फिर ये ट्वीट पे आज जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। एथेनॉल का मुद्दा इतना बड़ा है कि चैनल से एंकर हटा दिए गए। कितना माल मिलता होगा? क्या ये गडकरी देते हैं, कोई और देता है? ये कहाँ क्या चल रहा है ये? नहीं संजय जी, अगर आप इथेनॉल की बात करते हैं और मीडिया की बात देखते हैं, अभी हम चर्चा उसी बात की कर रहे थे। इथेनॉल की चर्चा तो सबसे ज्यादा आज तक पे और एबीपी न्यूज पे चल रही थी। अब अभिषेक की तरह हम इशारा तो देते नहीं है कि भाई एक बड़ा चैनल है कौन सा है, तो खुलेआम सब सारी चीजें हैं आज तक। और एबीपी न्यूज के अलावा किसी चैनल ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को दिखाया मुझे लगता नहीं है। इन दोनों चैनलों में होड़ थी। अब किसको क्या मिला, कितना मिला, क्यों मिला, क्योंकि आप ये देखेंगे कि एथेनॉल की एक बहुत बड़ी लॉबी है और सरकार भी उसको जो है संरक्षण दे रही है। इसलिए अगर इस तरह की चर्चा लोगों में फैलेगी, जिस प्रकार से आज जनता जागरूक हो रही है, उन्होंने एथेनॉल से दूरी बतानी शुरू कर दी है, गाड़ियों को थोड़ा सा चीजों को देखना शुरू कर दिया है, शिकायतें आ गई हैं, बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इसमें जो एथेनॉल की नीति है उस पर खतरे के बादल बता रहे हैं। उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे मैनेज किया जाए, तो लीपा पोती की और दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, क्योंकि इसमें सरकार का भी बहुत पैसा संजय जी लगा हुआ है और सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों गन्ना नीति में भी बदलाव किए गए थे और सरकार को बड़ी चिंता हो गई थी। और सरकार ने ये कहा था कि भाई आप जो है 13 दिन में पेमेंट किसान का कर देना चाहिए। अगर जो मिल मालिक किसान का 13 दिन में पेमेंट नहीं करेगा और उसकी शुगर मिल जब्त कर ली जाएगी। तो एकाएक सरकार को किसानों की चिंता क्यों हो गई? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि किसानों में गन्ना शुगर मिल को देने के लिए, खासकर उन चीनी मिलों को जहां पे एथेनॉल बनता है, एक उत्साह बना रहे। और कई किसानों ने संजय जी पेमेंट को देखते हुए कि पेमेंट की दिक्कत आती है, साल दो दो साल तक पेमेंट नहीं मिलता, गन्ने की फसल में आजकल मजा लोगों को नहीं आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा वो दूसरी फसलों में कमा सकते हैं, वो एग्रीमेंट कर सकते हैं बाबा रामदेव के साथ, क्योंकि बाबा रामदेव भी आजकल लाला रामदेव हैं और उनके साथ आप एग्रीमेंट करके कोई दूसरी जड़ी बूटी उगा लीजिए और इतना उनको दे दीजिए, गन्ने से बढ़िया है, सिरदर्दी कम है। तो इस तरह से भी लोग गन्ना कम बुआई कर रहे थे। तो उसमें एक उत्साह देने के लिए सरकार पिछले दिनों एक चर्चा खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली थी। हमने उस पर कई सारी चर्चाएं भी की थी और कुछ लिखा भी था। तो कहने की बात यह है कि शुगर लॉबी को, एथेनॉल लॉबी को संरक्षण देने के लिए सरकार की तरफ से ये चीजें हैं। और इस लॉबी में ही जो है गडकरी जी भी आते हैं, उनकी पारिवारिक कई सारी मिलें हैं, पुरानी शुगर मिल भी होंगी, एथेनॉल की मिलें भी उनके लड़कों की बताई जाती हैं। और महाराष्ट्र में शरद पवार और दूसरे नेताओं की बड़ी सारी शुगर मिलें और एथेनॉल की मिलें जहां एथेनॉल बनाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कई विपक्ष के नेता भी एथेनॉल पे कुछ बोलने से बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज में इन्वॉल्व है। लेकिन ये इथेनॉल इतनी बड़ी सिरदर्दी सरकार का बन गया है, इतना इजीली, इतना तरीके से ये कुछ चल पाएगा नहीं चल पाए, क्योंकि सरकार तो अपनी हठधर्मी पे है। आपने देखा पिछले दिनों हरदीप पुरी ने कहा कि नहीं नहीं ये अच्छा तेल है, इससे किसी की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जिसकी गाड़ी को नुकसान हो रहा है उसको ले आइए। जबरदस्ती कंपनियों से कहलवाने की कोशिश करी कि इससे कोई गड़बड़ी नहीं होती, गाड़ियां बहुत अच्छी चलती हैं। तमाम कंपनियों ने मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से 3 कंपनियां तैयार हुई जिन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है। मारुति तो लगभग सरकारी कंपनी है, उसके ऊपर तो सरकार का डंडा चलता है, तो उसको तो कहना ही पड़ेगा। दूसरा हुंडई ज्यादा फैल गई है, हुंडई को भी कहना पड़ा। और एक कंपनी टोयोटा थी, उसने भी कहा। 3 कंपनियों के अलावा किसी ने नहीं कहा कि एथेनॉल गाड़ियों के लिए अच्छा है और जो हम E20 मिला के दे रहे हैं इंजन उसके लिए तैयार है, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास E20 का ईंधन खाने के लिए इंजन तैयार नहीं है।
जो 2023 के बाद गाड़ियां बनी, उन गाड़ियों में थोड़ी बहुत गाड़ियों में कुछ कामयाब है। अब सबके पास 2023 की बाद की बनी हुई गाड़ियां तो है नहीं। हम जैसे लोगों के पास तो 2015 2016 की गाड़ी है, तभी तो हमारा भट्टा बैठा है गाड़ी का। तो इसलिए इस तरह की चर्चाएं ज्यादा चल रही हैं, क्योंकि उन गाड़ियों को ज्यादा नुकसान हो रहा है और किसी एक को नहीं हो रहा है। इसलिए पब्लिक में इस तरह की चर्चाएं हैं कि इससे किस प्रकार से बचा जाए, और सरकार जो है कैसे इसमें पीछे हटे, जब उसने इतने सारे वायदे कर रखे हैं, इतने सारे चंदे ले रखे हैं, इतने लोगों को मोबिलाइज किया हुआ है। तो इसलिए एथनॉल कंपनी के लोगों को, पूंजीपतियों को संरक्षण देना सरकार जो है जारी रखना चाहती है, इसीलिए उनका वो बचाव कर रही है। जी। देखो ठीक कह रहे हैं, बहुत तर्क वाली बात है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने समय दिया। ये थे केपी मलिक जी और पूरी बात आपने सुनी। बताइए, आप तो हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझे रह गए, आप अब्दुल की चूड़ी टाइट करते रह गए, उधर पूरा खेल हो गया। आपकी गाड़ियां लोहे में कबाड़ में बिकेंगी कुछ दिनों बाद अगर यही हाल रहा। अच्छा वाला पेट्रोल 170 रुपए तक पहुंच गया और आपको पता ही नहीं पेट्रोल पंपों पे खेल क्या हो रहा। आज तक जैसा चैनल गडकरी के प्रायोजक में एक एक इंटरव्यू को 6-6 बार दिखा रहा है, आपके दिमाग से भ्रम मत जट जाए, आप भूल जाए कि एथेनॉल में खेल क्या हो रहा है। फोरम वांगचुक जैसा ईमानदार आदमी, बहादुर आदमी, बिल्कुल मरने के कगार पे, सरकार में फर्क नहीं पड़ता, वो आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कम से कम नैतिक समर्थन तो दीजिए। बताइएगा जरूर मैं सही कह रहा हूं या गलत। शुक्रिया।